बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मार्शल लगाने की धमकी तो दी गई थी, इस खबर की तस्दीक हो गई है। तो ये गुब्बारा कैसे फूटा? और दूसरा ये कि नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते में जो असल रुकावट थी वो दूर हो गई, और नवाज शरीफ को पता था कि ये रुकावट कब दूर होनी है। और ये है कि जिस ऐलान के होने की तवक्को 20, 21, 22 तारीख को की जा रही थी, वो ऐलान अब इन तारीखों से बहुत पहले आइंदा चंद दिनों में होने वाला है। ये 3 हमारे मरकजी मौज़ूआत हैं। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं जिनकी एक मानवीयत है। तो नाज़रीन, ये जो तस्दीक हुई है इस बात की कि धमकी दी गई थी मार्शल लॉ लगाने की, अगर तौसी ना दी गई, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि ये धमकी किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से नहीं दी गई थी, बल्कि कुछ लोगों ने दी थी जो खुद को ये ज़ाहिर कर रहे थे कि हमें अथॉराइज किया गया है ये मैसेज पहुंचाने के लिए। और ज़ाहिर है वो उनके करीबी अजीज भी थे जिनके बिहाफ पर वो धमकी दे रहे थे। लेकिन इस धमकी का खोखलापन असल में ज़ाहिर तब हुआ मेरे ख्याल में कि जब उन्होंने ये कहा कि आप जाएं और जनरल बाजवा से को दरख्वास्त करें कि वो तोसी लेने पर रजामंद हो जाएं। अगर ये धमकी जनरल बाजवा की तरफ से दी गई होती तो फिर ज़बान और डिक्शन इसका ये नहीं होना था, बल्कि ये होना था कि तोसी दे दो, तोसी दे दी जाए। लेकिन ये नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया कि आप जाएं और उनसे ये दरख्वास्त करें कि तोसी कबूल कर लें। इसका मतलब है कि ये एक ब्लफ था, और दरअसल कुछ लोग नहीं चाहते थे कि बाजवा साहब को अपनी तारीख पर, मुकर्ररा तारीख पर रिटायर हो जाए। वो ये कुछ और लोग थे। इनका पीटीआई की लॉबी से ताल्लुक था, और उस प्रॉपर्टी टाइकून से भी ताल्लुक था जो इमरान खान के साथ मिलकर तारीख की सबसे बड़ी डकैतियों में मुलव्वस रहा है। बराह रास्त माजी में इसने कभी इतने बड़े डाके नहीं मारे, इस प्रॉपर्टी टाइकून ने, जितने इमरान खान के दौर में मारे। और उसे 2 बातों का मसला है। एक मसला ये है कि इमरान खान गया तो ये डाकों की वारदात, इमरान खान के दोबारा आने का चांस खत्म हुआ तो ये डाके तो मैं दोबारा नहीं मार सकूंगा, और ये भी कि फिर मुझे पकड़ भी लिया जाएगा या मैं गिरफ्त में आ सकता हूं, मेरे लिए कुछ परेशानियां पैदा हो सकती है। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने जो जवाब दिया वो आपके इल्म में है। इस सारे गुब्बारे की हवा कल उस वक्त निकल गई जबकि ये कयास आराइयां जोरों से जारी थी कि जनरल बाजवा साहब को तोसी देने का फैसला हो गया है, फला है, ये है, वो है। तो आईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा ने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं। आमतौर पर अलविदाई दौरों की खबर इस तरह देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बाज़ बात किसी फंक्शन की तस्वीर दे दी जाती है। और ये अलविदाई दौरे पिछले 2-3 दिनों से जारी थे, लेकिन ये खबर जब ये बहस जोरों पर आ गई और हर चैनल पर यही प्रोग्राम होने लगे कि तोसी ले रहे हैं, बाजवा साहब कहीं नहीं जा रहे, इमरान खान की बयानी की फतह हो गई, इमरान खान ने इनको शिकस्त दे दी है, तो फिर ये प्रेस रिलीज आया और गुब्बारा फूट गया कि जनरल बाजवा साहब अलविदाई दौरे कर रहे हैं। 2 शहरों के दौरे उन्होंने किए हैं, कुछ बाकी ज़ाहिर 12, 14, 15 मुकामात अभी हैं जहां उन्होंने जाना है। तो वो जल्दी जल्दी एक दिन में 2-2, 3-3 दौरे, 2 दौरे करके वो ये मसला निपटा देंगे, और ये गुब्बारा यूं फूटा। अच्छा, अब एक बात जो कुछ अर्सा पहले मैंने किसी प्रोग्राम में इसका इशारतन जिक्र किया था, एक मरतबा नहीं कई मरतबा जिक्र किया था, और कई लोगों ने ये बात मुझे बताई कि दरअसल नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट कोई और नहीं बल्कि बाजवा साहब हैं, जो कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ को नहीं आने देना। इससे पहले उन्होंने तौसील लेते वक्त वादे शादे किए थे, वो भी पूरे नहीं किए। 1-2 पूरे किए, लेकिन बाकी जो यकीन दहानियां थी, जो वादे किए थे कि अगर आप मुझे तौसील दे दें तो मैं ये बंदोबस्त करके जाऊंगा, लेकिन उनमें से वो वादे पूरे नहीं हुए। और ये तौसील जो थी फिर शहबाज शरीफ की कोशिशों से सारी मुत्तहदा अपोजिशन तैयार हो गई तौसील देने के लिए। वो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और फिर कानून साजी पर बात आई थी तो ये तौसील दे दी गई, और नवाज शरीफ साहब ने ये पाकिस्तान वापसी की तैयारी शुरू कर दी है पहली मरतबा। इससे पहले खबरें आती रही हैं कि वो आ रहे हैं, उन्होंने आने का फैसला कर लिया, लेकिन हमेशा वो गोल मोल सी बात होती थी, कोई तारीख नहीं दी जाती थी, जल्द आएंगे, कब आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब पता चल गया
اور اس بات کا پتہ کہ جنرل باجوہ صاحب کو توسیع نہیں دی جائے گی یا نہیں ملے گی یا وہ توسیع نہیں لے سکیں گے یا جو بھی اس کا آپ مفہوم اخذ کیجئے، پاکستان میں کسی اور کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن نواز شریف صاحب کو پتا تھا۔ عمران خان کو بھی کل ہی پتہ چلا، جس کے بعد اس کے طوطے پہلے سے بھی زیادہ اڑ گئے، جو باقی ماندہ طوطے تھے وہ بھی اڑ گئے۔ نواز شریف کو پہلے سے پتہ تھا۔ کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر کے آخر میں اور نومبر کے پہلے 2-3 دنوں میں یہ خبر چلی تھی کہ نواز شریف دسمبر میں واپس آنے کا حتمی فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس خبر کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، نہ الیکٹرانک میڈیا نے دی نہ پرنٹ میڈیا نے دی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ تو ہم 1 سال سے سن رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہے ہیں، جلد آ رہے ہیں، اگلے مہینے آ رہے ہیں، 2 مہینے بعد آ رہے ہیں، تو یہ اسی طرح کی خبر سمجھی گئی۔ لیکن اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس مرتبہ جو کہا گیا تھا کہ وہ دسمبر میں آ رہے ہیں، دسمبر کے شروع میں، ہو سکتا ہے نومبر کے آخر میں بھی آ جائیں، تو یہ خبر صحیح تھی اور سب میڈیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ خبر صحیح تھی۔ اس کا جو ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو پتہ چل گیا تھا، یا ان کو پتہ تھا پاکستان میں اور کسی کو پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے پچھلے مہینے یعنی آج سے 2 ہفتے پہلے ہی اپنا فائنل پلان طے کر لیا، اس کو حتمی شکل دے دی۔ اب وہ پاکستان آ رہے ہیں، یعنی باجوہ صاحب کے جانے کی خبر آئے گی۔ ظاہر وہ تو آ چکی، لیکن یعنی 29 تاریخ کو وہ باضابطہ طور پر چلے جائیں گے، تو 29 تاریخ کے بعد کسی بھی وقت نواز شریف صاحب پاکستان آ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے 2-4 دن پہلے بھی آ جائیں۔ اور تیسری بات کہ جو اعلان ہونے والا تھا وہ یہی تھا کہ 20, 21, 22، اور عمران خان نے بھی یہی طے کیا تھا کہ میں 21, 22 سے پہلے پہنچ کر یا موقع پر پہنچ کر اس اعلان کو رکوا دوں گا۔ وہ اعلان اب شاید، بلکہ کسی حد تک یہ کہیے کہ غالب امکان یہ ہے، جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہ اعلان نئی تقرری کا اگلے ہفتے تک ہو سکتا ہے، یعنی 21, 22 سے 3-4 دن پہلے، یعنی 21, 22, 23 میں یوں سمجھ لیجیے کہ 10 دن باقی ہیں، تو یہ اعلان شاید 4-5 دن کے اندر ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وہ رسمی معاملہ رہ جائے گا، یعنی سمری آ جائے گی، نام کی خبر بھی باہر آ جائے گی، اور پھر وہ 29 تاریخ کو جنرل باجوہ صاحب کے ہاتھ سے وہ چھڑی نگل کر نئے آرمی چیف کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور یوں سسٹم آگے چلے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی جو معاملہ جڑا ہوا ہے وہ ہے عمران خان کے لانگ مارچ کا۔ عمران خان نے اسلام آباد یا پنڈی، بلکہ پنڈی پر جو دھاوا بولنا تھا، اور جو پروگرام اب بھی موجود ہے، وہ اس مقصد کے لیے تھا کہ یہ تقرری روکی جائے گی۔ اب عمران خان کو کلیئر ہو گیا کہ یہ معاملہ تو اس کے ہاتھ سے گیا، اس کی ایک اور بتی بجھ گئی، یعنی شمع امید جو تھی وہ گل ہو گئی۔ تو اب عمران خان ظاہر ہے اس کا لہجہ بجھا ہوا ہے، لانگ مارچ بھی ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہے، یعنی شکار سمراج یہ ہے کہ اب وہ جو قافلہ ہے، وہ جو 1,500-2,000 آدمی ساتھ چلتے تھے ٹرکوں پر، بسوں پر، یا کنٹینروں پر، یا کاروں پر، وہ قافلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا لانگ مارچ ہے کہ وہ قافلہ ختم کر دیا گیا۔ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ عمران خان تو قافلے میں نہیں چلتا تھا، وہ جلسہ گاہ پہنچ کر جلسے کی خطاب کرتا تھا، واپس چلے جاتا تھا، لیکن قافلہ اگلے دن روانہ ہو جاتا تھا۔ اب یہ قافلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ آج اس شہر میں لانگ مارچ ہے، یعنی جلسہ ہے، جس کو جلسے کو لانگ مارچ کا نام دے دیا گیا ہے، تو اس کے بعد اس سے اگلے شہر میں تک جو لوگ جائیں گے وہ کوئی قافلہ اس کے لیے ہے ہی نہیں، وہ قافلہ ختم کر دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ جتنی مقررین کی ٹیم ہے، جس میں عمران خان شامل نہیں ہے، وہ تو گھر بیٹھ کر خطاب کرتا ہے، باقی جو مقررین ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ کسی جلوس کی، کسی مارچ کی، کاروں کے کسی قافلے کی، کسی کارواں کی قیادت کرتے ہوئے اس شہر نہیں پہنچے گی، بلکہ اپنی اپنی گاڑیوں پر، کاروں پر 3, 4, 5 جتنی بھی کاریں ہوں گی، وہ کاریں اگلے اسٹیشن پر پہنچ جائیں گی، اور اس طرح چلے گا۔ اور اب ٹارگٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آرمی چیف کی تقرری رکوانی ہے، اب ٹارگٹ یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کا نام دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو کتنا کنٹروورشل بنایا جانا۔ 6 نام ہیں جن میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، اور اس میں ایک بری خبر جس کی ابھی پوری طرح تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ عمران خان کا جو سیکنڈ ابو تھا، ایک ابو تو اس کے خلاف ہو گیا، جو سیکنڈ ابو تھا، جس کو ہمارے کچھ بعض دوستوں نے
सरपंट ऑफ दिस डेजर्ट का नाम दिया है, यानी सहरा का सांप। तो उसका नाम ये लोगों ने नाम दिया, पता नहीं इस नाम का क्या मतलब है। तो उसका नाम इस 6 के पैनल में शामिल नहीं है। कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर कुछ इल्जामात उन पर चल रहे हैं, कोई इंक्वायरी, ये कोई गैर मुसद्दका खबर है, इसलिए मैं इसको ज्यादा तफसील से बयान नहीं करता। लेकिन ये खबर चल रही है कि इस 6 के पैनल में इसके जूनियर अब्बू जी का नाम शामिल नहीं है। तो गोया जो भी नाम आएगा ये उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये एक इतला ये भी है कि 1-2 नाम ऐसे भी हैं कि उनमें से अगर कोई आ गया तो फिर इमरान खान कंट्रोवर्शियल बनाने के इरादे से भी बाज आ जाएगा, और यूं ये इसका जो धावा जीएस के ऊपर हमला या पिंडी पर कब्जा करने का प्रोग्राम था वो हो गया खत्म। अब ये पिंडी में लोग इकट्ठे जरूर करेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, इस बात को छोड़ते हम आगे चलते हैं कि इस लॉन्ग मार्च के साथ परवेज इलाही ने 15,000 पुलिस की नफरी तैनात की थी। अब उस 15,000 की नफरी का क्या बनेगा, क्योंकि लॉन्ग मार्च तो खत्म हो गया, वो तो एक शहर से दूसरे शहर तक जाता ही नहीं है। तो ये 15,000 पुलिस फोर्स कहाँ का मार्च करेगी। और परवेज इलाही से कोई पूछे कि आज तक किसी लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी के लिए 15,000 पुलिस मुतय्यन करने की कोई मिसाल मिलती है, ये अय्याशी नहीं है, ये बदमाशी है और पंजाब दुश्मनी है। इसलिए कि जब इतनी बड़ी फोर्स एक ही इवेंट पर लगा दी जाएगी तो बाकी सूबा जो है पहले ही जिसमें जराइम 10 गुना बढ़ चुके हैं, परवेज इलाही के आने के बाद 10 गुना बढ़ चुके हैं, तो उस जराइम की इस शरह में मजीद इजाफा हो जाएगा। अच्छा, इसके लॉन्ग मार्च के साथ जुड़ी हुई एक ये भी खबर है कि खास तौर पर पिंडी में, क्योंकि ये ज्यादातर दंगे फसाद पिंडी में कर रहे हैं, बाकी शहरों में तो कहीं लॉन्ग मार्च नजर आता है, ना मार्चिंग नजर आती है, ना कोई नाका नजर आता है, ना कोई सड़क ब्लॉकेज नजर आती है। तो अब पिंडी तक महदूद हो गए। तो पिंडी में अवामी रिएक्शन इतना ज्यादा आया कि इमरान खान परेशान हो गया, और उस तक ये अंदाजा भी लोगों का पहुंच गया है जो खुद पीटीआई वालों ने लगाया कि हमें इस एहतजाजी प्रोग्राम की वजह से जो हमारी गुडविल थी पब्लिक के अंदर वो मुतासर हुई है। इस लॉन्ग मार्च ने इमरान खान की मकबूलियत में जो डेंट लगाया है, उसके सही हुजम का अंदाजा तो किसी को नहीं है, लेकिन वो अच्छा खासा डेंट है, और इमरान खान इस सूरत हाल से भी परेशान है। जाहिर है कि जब लोग, बहुत सारे लोग अपने अपने काम के लिए जा रहे हैं, कोई अस्पताल जा रहा है, कोई अपने ऑफिस जा रहा है, कोई अपने कारोबार के अड्डे पर जा रहा है, कोई किसी से मिलने जा रहा है, कोई बच्चों को स्कूल लेने के लिए जा रहा है, तो रास्ते में वो देखता है कि 5 गुंडे, 5 मस्टंडे कुर्सियां सड़क पर बिछाकर उन पर बैठे हुए हैं और गाने गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, फोश लतीफे सुना रहे हैं, हर मस्तियां कर रहे हैं। तो फिर वो गालियां देते हैं, और कई वीडियो क्लिप आपने देखे होंगे जिनमें लोग ये इनको बदुआएं दे रहे हैं इनको, इमरान खान को। यानी इमरान खान ने ये लॉन्ग मार्च करके और ये धरना, नाम नहाद सड़कों की ब्लॉकेड ये करके उसने घाटे का सौदा किया है, ऐसा घाटा जो अब पूर्ण होने वाला नहीं है। और ऐसे में मैंने पीटीआई के एक व्लॉगर का व्लॉग देखा जिसमें उसने कहा कि इमरान खान के कॉल पर लोग इस तरह निकले हैं कि लगता है इनकलाब फ्रांस आ गया है। उस गधे को पूछे कि उसने इनकलाब फ्रांस के बारे में कोई किताब पढ़ी है। इनकलाब फ्रांस में पूरा मुल्क निकल आया था, और उसने धावा बोल दिया था। पेरिस जो था, पेरिस की सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं रही थी, यूं लगता था कि जैसे चलिए सारा मुल्क ना सही, यानी इर्द गिर्द के 50 मील के इलाके से लोग पेरिस पहुंच गए थे, और फौज को पसपा कर दिया था, खत्म कर दिया था, पुलिस खत्म। और शाही महल पर जो उन्होंने कब्जा किया, तो शाही महल को डिफेंड करने वाला कोई आदमी, कोई जी नफ्स मौजूद ही नहीं था। इतना बड़ा वो इनकलाब था, चाहे उसकी उम्र कम थी। उसके बाद फिर नया एक इनकलाब रिवर्स भी हो गया, फिर एक और इनकलाब आया, फिर बहरहाल फ्रांस में जमहूरियत का सिलसिला चल पड़ा। लेकिन इनकलाब के इनको इनकलाब के माने ही नहीं आते। इसका मतलब है कि ये इनकलाब समझते हैं कि 5 आदमी जो हैं वो सड़क पर बिठा दो और ये इनकलाब आ जाएगा, और इसको वो इनकलाब फ्रांस का नाम दे रहे हैं। अब इसमें जो शक्ल निकल रही है उसमें वो यही है कि इमरान खान की उम्मीदों के चिराग एक एक करके बुझते जा रहे हैं। अगरचे इसकी खबासत और शरारत जो है जहन में वो मायूसी के लिबादे में लिपट तो गई है, लेकिन वो खत्म नहीं हुई। इसके जहन में अब भी है कि मैं कोई ना कोई ये तलपड़ कर दूंगा मामला, कहीं ना कहीं से कुमक आ जाएगी। कहाँ से आ जाएगी? बहावलपुर से आ जाएगी, कोयटा से आ जाएगी, कहाँ से आ जाएगी ये इसको भी नहीं पता कि कहाँ से आ जाएगी। और कुमक ने क्या आना है? जब
किसी का जवाल आता है तो वो इस तरह भी आता है कि एक आदमी है जिसके पीछे अच्छी खासी पब्लिक सपोर्ट है, लेकिन वो कुछ करने के काबिल नहीं रहा, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अच्छा नाज़रीन, ये जो बाद लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि ये जो नया आर्मी चीफ आएगा वो इमरान खान को मजा चखाएगा, तो जाहिर है ये कहने के लिहाज से भी गलत बात है और वैसे भी खिलाफी हकीकत है। कहने के लिहाज से गलत बात इस तरह है कि आप किसी फौजी जर्नैल को ये क्यों फर्ज करते हैं कि वो पीटीआई को निशाना बनाएगा, जबकि फौज ने एक क्लियर कट मौकफ ले लिया है कि हम गैर सियासी हैं। और दूसरी बात ये है, खिलाफी हकीकत इस तरह की जो नया आर्मी चीफ आएगा वो किसी पार्टी को टारगेट नहीं करेगा, जिस तरह के जनरल बाजवा साहब ने मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया था। ऐसी मिसाल अब दोबारा कायम नहीं होने वाली। हाँ ये है कि मेरिट होगा, जो गुंडागर्दी करेगा हुकूमत उससे निपटेगी, और फौज जो है हुकूमत का उस हद तक साथ देगी, किसी की भी हुकूमत हो वो इस हद तक साथ देगी जिस हद तक आइन का तकाजा है। यानी अगर वो फौज को तलब करते हैं किसी जगह पर, या उसको वो आर्डर देते हैं कि फलां सैलाब जदगान के फलां इलाके में जाकर मदद करो, या फलां जगह को आफत आ गई है वहां जाकर मदद करो, तो इस तरह के आर्डर मानने की वो पाबंद होगी। लेकिन ये कि वो हुकूमत के बिहाफ पर जिस तरह के पीटीआई के पहले 2.5 साल हमने देखा कि फौज जो थी वो पीटीआई का एक मुसल्ला विंग बनी रही। पीटीआई ने जहां चाहा उसे इस्तेमाल किया, इमरान खान ने जहां चाहा। और कल इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, जब वो एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये कातिलाना हमला इन्होंने किया है, तो उसने कहा कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो जानता हूँ कि ये एजेंसियां क्या करती हैं, मैं तो इन एजेंसियों से काम लेता रहा हूँ। अब उस गधे को ये पता नहीं कि वो ये कहकर एजेंसियों पर अटैक नहीं कर रहा, अपने आप को नंगा कर रहा है। तो बहरहाल वो सिलसिला तो अब नहीं होगा, लेकिन किसी खास पार्टी को टारगेट किया जाएगा ये तवक्को अब फौज से नहीं रखनी चाहिए। फौज जब गैर सियासी है तो वो गैर सियासी है। हुकूमत का साथ देना सियासत नहीं है, कानून के आइन के दायरे में जो हुकूमत का साथ दिया जाता है। और हुकूमत का बाजू बनना, सियासी बाजू बनना, वो और बात है, वो सियासी बाजू बनने वाली बात होगी खत्म। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक फौज हुकूमत का साथ देगी, ये मामला बिल्कुल अलग है। तो नाज़रीन, एक ज्यादती भी हुई है, बल्कि 2 ज्यादतियां हुई हैं। 25 मई को लाहौर में 2 गुंडे बाप बेटा ने एक कांस्टेबल को जो वारंट गिरफ्तारी लेकर गया था इन गुंडों के घर, उसको इन्होंने शहीद कर दिया था। कमाल अहमद उसका नाम था और कातलों का नाम था साजिद और पता नहीं उसका बेटा अलकमा। तो उन्होंने इतराफ़ भी किया था कि हाँ हमने मारा है, हम तो और भी मारेंगे, और जेल में जाकर विक्ट्री के निशान भी बनाया था। और फिर मैंने भी कहा था, कई और ने भी कहा था कि ये तो छूट जाएंगे, और वो कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। तो ये खुदा की पनाह मांगनी चाहिए ऐसे जजों से भी और ऐसे कातलों से भी, क्योंकि अंजाम इनका किसी और शक्ल में बुरा ही होता है। अगर इस केस में नहीं पकड़े गए तो किसी और मामले में कुदरत इन्हें गिरफ्त मिलेगी। इन दोनों बाप बेटों के साथ कुदरत जो है वो इंसाफ करेगी और वो लोग देखेंगे। दूसरी ज्यादती हुई है कि इमरान खान का जो सिक्योरिटी गार्ड, जब इस पर नाम नहाद कातिलाना हमला हुआ है रिजवान, उसको नौकरी से इमरान खान ने बरतरफ करा दिया है। किस जुर्म पर? इसलिए कि उसने उसकी ड्यूटी थी इमरान खान के ट्रक में, और वो वाहिद एहलकार था सिक्योरिटी का इदारे का जिसकी ड्यूटी थी कि जब वो इमरान खान गिरा है जख्मी होकर, तो इसने उसकी मदद की इमरान खान की। और इस दौरान ज़ाहिर है उसने इमरान खान का अच्छी तरह मायना किया और लोगों ने मायना करने भी दिया। तो उसने कहीं ये बयान दे दिया कि जब इमरान खान गिरे हैं तो उनको सिर्फ एक जगह पर जख्म आया था, और एक जगह घुटने के पास। अच्छा, वो पता चल गया बाद में कि वो गोली लगने का जख्म नहीं था, बल्कि गोली का टुकड़ा लगा था, या पता नहीं कंटेनर में कुछ चीज रखी हुई थी, पत्थर को लोहे की चीज को वो लगी थी। जो भी, उसने ये कुछ नहीं कहा कि ये इस चीज का जख्म है, उसने कहा था कि एक गोली का जख्म उसके घुटने पर था, गोली का जख्म ही लगता था। तो इस पर इमरान खान ने उससे कहा कि तुम अपना ये बयान वापस लो, क्योंकि इमरान खान तो कह चुका है कि मुझे 4 गोलियां लगी और इसने गार्ड ने बयान देकर एक इमरान खान को झूठा साबित कर दिया। तो उसने कहा कि मैंने तो खुद देखा है, एक ही जख्म का निशान था, और वो जख्म, उसकी तस्वीर भी नेट पर चल रही है कि वो जख्म गोली का नहीं है, वो किसी और चीज का है। तो इसको फिर इन्होंने मुअत्तल किया। मुअत्तल करने पर भी उसने मर्जी का बयान नहीं दिया, तो आखिर इमरान खान ने उसको बरतरफ करा दिया। ये है इमरान खान की जहनीत, और ये कोई अनोखी जहनीत नहीं है, ये कोई अनोखा वाकया नहीं है।
इससे पहले भी वो एक बड़े आदमी को बरतरफ या कम से कम तब्दील करा चुका है। ISI के जो सरबराह थे उन्होंने इमरान खान की वेल विशिंग के तौर पर के हिसाब से एक इतला दी थी कि तुम्हारे घर जो भी है पिंकी मोरनी, पिंकी चोरनी जो भी है वो चोरियां कर रही है, ये देखो ये चोरियां की हैं। तो इमरान खान ने उस अफसर को ISI की चीफ को वहां से तब्दील करवा दिया, उसका तबादला करवा दिया जनरल बाजवा से कहकर। तो ये इस तरह का आदमी है। एक गरीब गार्ड को इसने बेरोजगार कर दिया सिर्फ इस जुर्म पर उसने सच बोला था। और अब तो मेडिकल रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी कि इमरान खान को गोली तो लगी ही नहीं, एक गोली भी नहीं लगी। ये जो कहता है कभी 4 कभी 3 कभी पता नहीं कितनी, इसको एक भी गोली नहीं लगी। और मेडिकल रिपोर्ट में ये है कि जितने भी यहाँ टांगों पर जख्म है 2 या 3 जितने भी, वो गोलियों के टुकड़े, यानी गोली किसी इधर उधर लगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें से कुछ जर्रे जो थे इसकी टांगों पर लगे और एक टुकड़े ने इसको जख्म दिया, वो जो घुटने वाला जख्म था। ये उनका मेडिकल रिपोर्ट का कहना है। बाद लोगों का कहना है कि नहीं, घुटने वाला जख्म वो गोली के टुकड़े से नहीं लग सकता, ये किसी चीज पर गिरा है, लोकदार चीज पर या सख्त चीज पर, वहां से कुछ चीज चुभी है, ये उसका जख्म है, क्योंकि गोली का जख्म ऐसा होता ही नहीं है। तो खैर ये इसकी एक यानी जुल्म की और बर्बरियत की दास्तान थी। और साथ ही 2 खबरें भी आई हैं। एक खबर अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी इसकी तस्दीक की है, समा टीवी चलाई है कि इसने वो जो घड़ियां चोरी होने की वारदातें रजिस्टर हुई हैं, उसके अलावा इसने कम से कम 15 घड़ियां, जिनमें से हर एक कई करोड़ रुपए की थी, तकरीबन निसफ अरब रुपए की घड़ियां इसने किसी रजिस्टर में इंदराज कराए बगैर चोरी की। यानी उनका कहीं खाता नहीं है कि वो जो होता है ना कि इतने फीसद देकर इतना फीसद लेकर वो घड़ी आप रख लो और फिर बेच दो या जो करो, वो अलग है। इसका इंदराज ही नहीं है। उसके लिए वारदात इसने ये की कि उन 15 घड़ियों की तस्वीरें दर्रा वालों को भेजी कि ऐसी घड़ियां नकली बना दो, 2-2 हज़ार की वो बनी घड़ियां, 15 घड़ियां 2-2 हज़ार में 30,000 रुपए की घड़ियां जिनकी शक्ल उनसे मिलती थी उसने वहां से खरीदी और 30,000 की घड़ियां वो तोशे खाने में रखवा दी और 50 करोड़ रुपए की घड़ियां, बल्कि 50 करोड़ से भी ज्यादा मूल्य की घड़ियां ये अपने घर ले गया। ये कितनी बड़ी 2 नंबरी, इतनी बड़ी ठगी हमने फिल्मों में देखी है माशाल्लाह से। हमारे रियासत मदीना वाला चोर जो है वो उसने फिल्मों की कहानी, लगता है ये फिल्में बहुत देखता रहा है और बारीकी से देखता रहा है कि किस तरह ये वारदात करनी है कि असली चीजें चुराकर वहां आधे अरब से ज्यादा मालियत की चीजें चुराकर वहां 30,000 रुपए की घड़ियां रखवा दी और बाकी पैसा हजम कर गया। और एक खबर और गर्दिश कर रही है कि पिछली मरतबा जब सऊदी फरमारवा यानी वली अहद साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे तो उनके साथ कोई ये वर्जिश वगैरह का भी जो सामान होता है वो भी था। वो पता नहीं कितना महंगा था कितना नहीं था। तो जब वो सऊदी वापस गए हैं, सऊदी वफद वापस गया है, तो ये जो सामान था वर्जिश का वो इमरान खान ने चोरी करके बड़ी गाला पिछवा दिया और वो बेचारे उसको ढूंढते रह गए। वो क्या कहते हैं, वो अपना दौरा मुल्क ही कर देते कि हमारा सामान ये जो गुम हुआ है ये वापस ढूंढो तो फिर हम जाएंगे। नहीं, वो चले गए। अब इसकी रिपोर्ट शाह को पहुंच गई होगी माशाल्लाह। कोई पता नहीं, वो जो अगले हफ्ते जब पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे तो क्या पता वो पूछ ही लें, क्योंकि इससे पहले वो घड़ी का पूछ चुके हैं। ये घड़ी जितनी मालियत की चीजें तो नहीं थी, लेकिन पूछ सकते, क्या पता तो सब क्या बनेगा, हुकूमत क्या जवाब देगी। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।